एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड किया जाए एक्स माइनस 1 से, है ना? हाँ दीपक, कितना है क्वेश्चन आंसर इसका? हाँ बैठ के बता देगा क्या, कितना? 3। बहुत बढ़िया। ये कह रहा 3 आया, क्या कहते हो आप? इसने एक्चुअली में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को क्या मान लिया? px, और फिर x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा था, x की जगह पे कितना रखेगा वो? 1, और जैसे ही 1 रखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और 3, तो रिमाइंडर इज 3, क्योंकि याद है रिमाइंडर यही होता है, राइट है ना भाई? x माइनस ए से डिवाइड करो तो pa रिमाइंडर होता है, x माइनस ए से डिवाइड करो तो pa रिमाइंडर होता है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में px हम लोगों को कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है? x प्लस 2 से। तो मुझे क्या निकालना चाहिए रिमाइंडर के नाम पे? p माइनस 2, याद है ना भाई? हाँ, तो रिमाइंडर अपने आप में हो जाएगा p माइनस 2, p माइनस 2। अगर मैंने p माइनस 2 रखा तो ये तो हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5, है ना भाई? तो 11 तो ये बन गया, सॉरी 9 माइनस 9 प्लस 6 15। क्या आंसर है? 15। तुम्हारा अलग है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कोई, है ना? अच्छा, अगला थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में px कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और डिवाइड किससे हो रहे हैं? 2x माइनस 1 से। तो मेरे को क्या निकालना चाहिए रिमाइंडर के लिए? रिमाइंडर का मतलब p 1/2। बेहतरीन, p 1/2। मैंने x की जगह पे कितना रख दूं? तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3, राइट है? तो जैसे इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1/4 बचेगा, और 2 माइनस 1/4 कितना होता है? 15/4। श्योर है? थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा, 3 माइनस 1/4 11/4 नहीं हो रहा क्या? वही तो, हाँ 11/4, है ना? सही है तुम्हारा, है ना? हाँ, अब बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे में मुस्कान आई, हमेशा तनाव में रहते हो। अच्छा, अब तो अपने बीच में वो है ही नहीं जो मतलब पहले के पढ़े लिखे, ये भी हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ के पढ़े लिखे को अलग करा है, यहाँ के जो 9th 10th वाले थे उनको अलग कर दिया गया। गुड। नेक्स्ट, हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन था कि चेक वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ x इन। तो px कितना दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में कितना? 5x माइनस 7। और अपने को ये चेक करना था कि x माइनस 3 एक फैक्टर है कि नहीं। और अगर x माइनस 3 एक फैक्टर होगा, अगर x माइनस 3 एक फैक्टर होता है तो इसका मतलब p3 कितना होगा? 0 होना चाहिए। अगर p3 0 है तो ठीक है, देख लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। 3 रखने पर यहां हो जाएगा 27, 3 रखने पर यहां हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 15 माइनस 7, जो कि 0 नहीं है। सो नॉट अ फैक्टर, इसका मतलब फैक्टर नहीं है। सही ना भाई? इसका मतलब फैक्टर नहीं। यही था क्वेश्चन या और भी था? यही था। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था भाई? px बराबर कितना दे रखा था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x था या 3x था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना भाई? 5x प्लस 6। हाँ, तो क्या तकलीफ क्या थी इसकी? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका क्या पता करना था अपने को? कौन? x माइनस 1। x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा तो p1 0 होगा। तो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 माइनस 5 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। वो तो सीधी बात है, 0 नहीं आ रहा, है ना? फिर अपन ने और भी बढ़ाया था क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन? रिमाइंडर कितना है? हाँ साहब, तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना? 0 नहीं है तो जो बच गया वो आंसर हो गया 2। तो रिमाइंडर इज 2। अगर 0 होता है तो फैक्टर, और 0 नहीं हो तो जो बच जाए वो रिमाइंडर। यही तो समझना चाह रहे थे अपन। अच्छा, फिर अपना अगला क्वेश्चन था व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, है ना भाई? व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो क्या लिखूं? x माइनस 1 इंटू qx प्लस कितना? 5। बेहतरीन। हाँ साहब,
और साथ में अपने को ये भी पता चल गया कि इसका मतलब होता है P x माइनस 1 है, माने P1 इक्वल टू कितना दे रखा है 5, है ना, पहली लाइन। आगे क्या कह रहे हैं कि NPX इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो यहां पे कितना लिख दूं x प्लस 2 और यहां पे Q1 और यहां Q2x और रिमाइंडर कितना बच रहा है -1, तो -1 है ना भाई। इसका मतलब P -2 बराबर -1। अब क्या चाहता है अपने से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि Px बराबर में अगली लाइन क्या लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू Q3x प्लस, ये क्या है, ये क्या है लीनियर है क्वाड्रेटिक है। अगर यहां क्वाड्रेटिक होगा तो यहां लीनियर, मात्र क्या लगेगा एक्स प्लस बी, है ना। और अपने को एक्स प्लस बी की मतलब है, एक्स प्लस बी से ही मतलब है ना भाई। अच्छा, एक्स प्लस बी से मतलब है तो एक्स प्लस बी का मतलब साधने के लिए हमारे को 2 3 दिए हैं, राइट है। तो मैं पहले एक्स की जगह पे कितना चिपकाऊंगा 1, फिर एक्स की जगह कितना रख दूंगा -2। जब मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा P1, राइट है, और ये हो जाएगा पूरा 0 और प्लस में कितना a प्लस बी, और लेकिन P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो a प्लस बी बराबर हो गया 5। अच्छा, जब मैंने x माइनस 2 रखा तो ये कितना हो गया P -2 और ये x की जगह -2 रखते 0, प्लस में यहां पर कितना हो गया, यहां कितना हो गया -2a प्लस बी, राइट है भाई, इक्वल टू कितना -1। सॉल्व करा आपने, सॉल्व करने पे a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू बोलो 3, श्योर है ना, ऊपर वाले में तो बैठ रही है ना भाई। a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। फिर इस a और b की वैल्यू को क्या निकालना था अपने को, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को किससे शो करते थे rx, तो rx इज इक्वल टू हो गया a की जगह 2 रखते 2x प्लस 3, बस यही था क्वेश्चन। और बस और भी दिया था क्या कोई क्वेश्चन, नहीं ना, है ना। तो उम्मीद है ये रिमाइंडर वाला फंडा तो समझ में आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम आपको जेई तक कोई परेशानी नहीं करेगा। ये क्वेश्चन जो था ना, ये कितने लोगों ने करा, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप जेई में आया हुआ क्वेश्चन खुद कर सकते हो तो इसका मतलब जितना अपने पढ़ा इनफ है, अपने को जेई के आगे थोड़ी नहीं देना है, कोई डॉक्टर तो नहीं बनना है, नहीं। अब वो जो आपकी इच्छा, देखिए लोग यहाँ देना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ आएंगे तो नीचे तो आपको मिल ही जाएंगे ऐसे, नीचे तो अब आपको वो लोग मिलेंगे जो लोग है ना क्या करेंगे, है ना। अब अपना अगला टाइटल लेते हैं, बहुत ही साधारण सा टाइटल है और आप सबका देखा वो भी है, हमें सिर्फ आपको इंट्रो देना होता है तो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, ठीक है। बस इंट्रोडक्टरी वे में क्या आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें जाकर के बाद में बलजी हो जाती हैं, हमारे करे हुए क्वेश्चन क्या आड़े आने लगती हैं। तो हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बता रखा है आपको, ठीक है। और टाइटल का नाम है रेशो। करें चर्चा, सब आपका देखा हुआ है, जितनी जल्दी हो सकता है अपन यहां से निकल लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन टाइटल में लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ A and B, two quantities of same type, ठीक है। If A and B two quantities of same type, then ratio is represented by A ratio B और A by B। अगर ए और बी दो एक जैसी क्वांटिटी है तो उनको ऐसे लिखना या बटे में लिखना रेशो कहलाता है, राइट है भाई। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा ए इज टू बी। अगर अपने आप में एक बार पहले फटाफट बता देता हूं, ए और बी अगर रेशो है ना तो ये भी याद रखेगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं होता, यहां पे ध्यान रखना, डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। अच्छा, वैसे ही आप ये भी याद रखेगा कि ए क्यूब इज टू बी क्यूब ट्रिप्लीकेट रेशो कहलाता है, ठीक है ना, ट्रिप्लीकेट। ये भी उम्मीद है फटाफट याद होगा, ट्रिप्लीकेट रेशो, नहीं तो याद रहने लग जाए, बहुत आसान है, ठीक है। वैसे ही अगर ए की पावर हाफ हो जाए और बी की पावर अगर हाफ हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाता है सब डुप्लीकेट, ठीक है ना भाई, ये कहलाता है सब डुप्लीकेट रेशो। अच्छा, अगर बाय द वे यही ए की पावर 1/3 इज टू बी की पावर 1/3 हो जाए तो ये कहलाता है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो,
ठीक है भाई, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कर लेंगे आगे तो आप, है ना, फटाफट ये भी लिख लें। करते दो मत, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए और बी अगर रेशियो है, ठीक है, तो टू रेशियोज अगर मान लो दो अलग अलग रेशियोज हैं तो उन्हें कंपाउंड भी कर सकते हैं। एक और आप वर्ड सुनेंगे कंपाउंड रेशियो, ठीक है, वो भी आपके लिए बड़ा लफड़े वाली चीजें है ना, जैसे कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है कि इफ ए बाय बी एंड सी बाय डी आर टू रेशियोज, अगर ये दो अपने आप में रेशियोज है ना, देन दे कैन बी कंपाउंडेड, देन दे कैन बी कंपाउंडेड। ये कंपाउंड किए जा सकते हैं। कंपाउंड होने का मतलब क्या होता है ना, मिश्रण करना, मिला लेना। अब कैसे मिलाओगे, मल्टीप्लाई करके और प्लस करके थोड़ी ना मिलता है कुछ, ठीक है। कैसे, ए बाई बी क्रॉस सी बाई डी, इसका मतलब क्या, ए सी डिवाइड बाई बी डी, ए कंपाउंड रेशियो, ये कंपाउंड रेशियो कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, वैसे ही एक दो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा काम करता रहूंगा तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने कुछ कर दिया बोर्ड पे, ठीक है। अब जरा इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कंपाउंड रेशियो होता है, वैसे ही किसी भी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे ए बाई बी है ना, इसके आपने अगर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा एम ए डिवाइड बाई एम बी, चलेगा। अरे आप जैसे खाली छोड़ोगे लोग उड़ा देंगे एम एम, वापिस ए बाई बी मिल जाएगा, तो आपको क्या दुख है ना। अगर कल को कोई एन ए बाई एन बी लिखता तो भी क्या दुख है, लिख लो। तो एम ए बाई एन बी इज गुड, एन ए बाई एन बी भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ जल्दी से, पहले यहां तक लिख लो फटाफट, कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ भाई, अरे जैसे 2/3 है, ठीक है, मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 4 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, ऊपर 8 और नीचे कितना हो गया 12, तो 2/3 इज इक्वल टू 8/12 बराबर है। आप छोड़ोगे तो आपको 4 से उड़ा देगा वापिस, राइट है, एज सिंपल एज दैट, है ना भाई। अब रेशियो के बाद में अगला टाइटल लेते हैं, ठीक है। अगला टाइटल है प्रोपोर्शन, ठीक है। बच्चे के दिमाग में आता है, मैंने सर बहुत सारी विचित्र चित्र बातें सुनी थी, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो वो बता दी, ठीक है। कंपाउंड रेशियो सुना था, ये बता दिया। अब कंपाउंड रेशियो के बाद में वो रेशियो के साथ सुनते हैं सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज होती है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, क्या कहते हैं, इफ अगर मान लो कोई दो रेशियो है, ए बाई बी एंड सी बाई डी आर सच दैट, अगर मान लो कोई दो रेशियो जो हैं ए बाई बी और सी बाई डी इस तरह से हैं कि अपने को पता चलता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, देन दे आर इन प्रोपोर्शन, देन दे आर इन प्रोपोर्शन। तब ये हम कहते हैं कि भाई साहब ये प्रोपोर्शन में है। इसको अगर ये प्रोपोर्शन में तो इसका क्या मतलब क्या हो सर, मैथमेटिकली क्या भावार्थ हो। अरे कुछ नहीं, इस तरह का सिंबल, ए बाई बी को क्या लिखूंगा, ए इज टू बी, ऐसे लिखूंगा ना। वैसे सी बाई डी को क्या लिखूंगा, सी इज टू डी। और अगर ये प्रोपोर्शन में तो प्रोपोर्शन का साइन ऐसा होता है, ठीक है। तो ए बाई बी प्रोपोर्शनेट टू सी बाई डी। अच्छा, ये जो इसमें जो बीच वाले लोग होते हैं ना, ये कहलाते हैं मीन्स, राइट है। और जो किनारे वाले होते हैं ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। ये कोई मुश्किल काम नहीं है ना, मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। हाँ भाई, एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आपने यहां तक लिख ली हो तो ये भी याद है क्या किसी को, कि मीन्स और एक्सट्रीम्स में कोई रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, काम की बात तो यही है। अरे वरना मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, किसी को भी क्या जरूरत है कि मीन है ये एक्सट्रीम है, बताने के लिए नाम रख लिया, क्या बताने के लिए कि भाई जिस दिन तू इन दोनों की गुणा करेगा बीच वालों की, तो उनकी वैल्यू उतनी आएगी जितनी किनारे वालों की गुणा करने पाएगी। तो नाम रखना पड़ गया ना, बीच वाले किनारे वाले कब तक कहते, तो मीन्स कह दिया बीच वाले को, किनारे वालों को एक्सट्रीम कह दिया, तो दुनिया को फिर बाद में आके कहने में आसानी होगी ना।
कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू में क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट है भाई। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, BC, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, AD। और जैसे मैं करूंगा थोड़ी देर बाद कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे कर लो ना, फिर ज्यादा बेहतर है, C/D इधर लगा दो और A के नीचे B को बुला लो। तो हमने शुरुआत भी तो वैसे ही करी थी, नहीं है, हमने तो शुरू तो वैसे ही किया था। ये तो बीच में कुछ ऐसे जानबूझ करके थोड़ा मैथमेटिकल फील आती है ना कि अच्छा हाँ ये मैथ्स है, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, बच्चे को फील नहीं आती, उसको लगता है ये तो बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीका है, बराबर में लिख के चले गए, ये कोई प्रोपोर्शन थोड़ी ना होता है, ये होता है प्रोपोर्शन, बाकी बाद में बदलता है, एक ही अंदर है ना, ठीक है। BC इज इक्वल टू AD। अच्छा ये तो हुआ प्रोपोर्शन की बात। प्रोपोर्शन के बाद में छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट ले लेते हैं एक और। जब इतनी दूर तक आ गए, जब दो लोग हमारी कहानी में इन्वॉल्व हो गए, अब तब इससे पहले तक कहानी में सिर्फ एक ही आदमी था, A/B, ठीक है। अब हमारी कहानी में दो प्राणी आ गए। अब जो दो प्राणी आए तो फिर हम लोगों को लगा कि इस पे भी बात कर ली जाए, प्रोपोर्शन में बात हो गई तो, है ना। कंपेडेंडो, ठीक है, ये कंपेडेंडो क्या है, ठीक है। कंपेडेंडो है कि अगर A/B और इज इक्वल टू में C/D है, माने ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन मतलब A/B इज इक्वल टू C/D है, तो आप अगर बाय द वे दोनों में एक एक जोड़ेंगे तो इनके कोई दर्द नहीं होगा। और एक एक जोड़ते ही क्या होगा, एक एक जोड़ते ही अगले दिन के अंदर कोई कहेगा सर अब मैं एलसीएम ले लूंगा, खाली बैठे बैठे एलसीएम काटेगा, और एलसीएम काटते क्या दिखेगा, नीचे क्या दिखने लग जाएगा, B, ऊपर क्या दिखने लग जाएगा, A+B, और यहां क्या दिखेगा, C+D, और नीचे क्या दिखने लग जाएगा, D। क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और जैसे ही ये दिखेगा इसे बोलते हैं कंपेडेंडो। क्यों कंपेडेंडो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लोगों को ऐसी फील आती है जैसे किसी ने नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दिया हो। बात समझ में आ रही है आपको, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दिया हो दोनों तरफ, देखो ना, A+B और C+D, जिसे कंपेडेंडो कहने लग गए। अच्छा जोड़ दिया तो कंपेडेंडो कहने लगे, और घटा देते तो डिविडेंडो, घटा देते तो डिविडेंडो। अच्छा मतलब अब आप डिविडेंडो बताओगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 है क्या, डिविडेंडो, ठीक है। चले आगे। वैसे कंपेडेंडो नहीं होता, कंपेंडो होता है ना, लेकिन मैंने जानबूझ करके इसे कंपेडेंडो ही बोलता हूं, ठीक है। कौन है ये, तो कोई और भी है जो बेचैन हो गया इतना। अच्छा हाँ भाई, डिविडेंडो आए, डिविडेंडो में क्या करते हैं सर, उसमें जोड़ते हैं तो इसमें घटाते हैं, बिल्कुल, और क्या नहीं तो, ठीक है। याद रखिएगा A/B अगर C/D के बराबर है तो आप कह सकते हो कि A/B -1 इज इक्वल टू कितना, C/D -1, और इससे क्या हुआ, A - B डिवाइड बाई B इज इक्वल टू C माने D डिवाइड बाई D हो गया। लो जो B नीचे बैठा था वो घटने नहीं लग गया, इसे डिविडेंडो बोल दिया गया। अच्छा और इसके सिवा क्या होता है, बिल्कुल, जब ये दो अलग अलग दिखने लग गए तो लोगों को लगा यार इसमें मजा नहीं आ रहा, दोनों को एक साथ ही ले लो, ठीक है। तो यहां से 8वां प्रकट हो गया, उसको बोलते हैं CND। CND का मतलब कंपेडेंडो एंड डिविडेंडो। कंपेडेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब समझे आप, A/B इज इक्वल टू C/D है ना, देन अगर किसी ने लिख दिया कि CND लगाना चाहता है तो CND लगाने का मतलब समझो, C लगाने का मतलब B को ऊपर में जोड़ना, C लगाने का मतलब B को ऊपर में जोड़ना, माने क्या लिख देना, A+B लिख देना, राइट है ना। उसी प्रकार D को ऊपर में जोड़ना, इसका मतलब क्या लिख देना, C+D लिख देना। और ये तो हुआ कंपेडेंडो लगाने का मतलब, और डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या हुआ, नीचे वाले में घटाना। अब जरा इसी चीज को समझो, अगर देखा जाए तो कंपेडेंडो का एक्चुअल मतलब होता है ये डिवाइड बाई B, ये डिवाइड बाई D, राइट है। अब जरा समझना भाई, अगर मैं इसमें डिवाइड मार दूं किसकी, A - B अपॉन B दोनों तरफ, और यहां कितना लिख दूं, C माने D बाई D, तो दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे,
अरे दोनों ही किसके बराबर हैं? ए बाई बी और सी बाई डी के बराबर है भाई। ये जो भी वैल्यू है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, राइट है। अच्छा उसी प्रकार से ये वाली जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ए बाई बी के। तो दोनों को आपस में भाग लगाता तो 1 आना चाहिए ना भाई। इधर भी ए बाई बी, इधर भी ए बाई बी, तो दोनों को डिवाइड लगाऊंगा तो 1 आएगा। उसी प्रकार इधर भी सी बाई डी और इधर भी सी बाई डी, तो जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड लगाऊंगा तो 1 = 1 आएगा। और 1 = 1 लिखने का तरीका ये, राइट है। लेकिन जब हम यूं लिखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को उड़ाएंगे नहीं, ये ऐसे दिखने लग जाएंगे, a + b डिवाइड बाई a - b। और यहां पे कितना? c + d डिवाइड बाई c - d, राइट है। चले आगे, है ना। हाँ अब याद रखना है, ये जब भी आप ऐसे देखें ना, इस तरह की शक्लों को देखें तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए a + b / a - b अगर लिखा आ गया तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा हुआ था, ठीक है। और ये इसके बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसी से सारे आए हैं, ठीक है, सी एंड डी से। अच्छा अब आप मेरे को बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर ये लिख दिया जाता कि a - b / a + b, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू a बाई b? आप बोलोगे मैं वैसा लिख दूंगा? नहीं। अच्छा कैसे सोचना कैसे चालू कर रहे हो आप? कैसे करते हो आप? दिमाग में कैसे लाते हो? स्टार्ट कैसे करते हो? हाँ मेरे को सुनना है, कैसे डिवाइड में कैसे लाते हो? दिमाग में कैसे लाते हो? स्टार्ट कैसे करते हो आप? हाँ अच्छा बैठो। तो मतलब ये कि ये भी a बाई b के बराबर नहीं है? अच्छा फिर ये किसके बराबर है? अच्छा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना, छोटी छोटी बातें हैं जो आप आपस में व्यवहार करते करते और सीखने की है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर रही। अच्छा और अगर ये लिखा जाए कि 10⁻x अपॉन, बहुत ध्यान से समझनी है हर बात को, अपने को बहुत सारे पेज मिलेंगे, 10⁻x + 10⁻⁻x। कोई बता सकता है अगर मैंने इस पे सी एंड डी अप्लाई कर दिया, किसी पे सी एंड डी अप्लाई कर दिया तो मैं कर सकता हूं क्या? नहीं आया बात समझ में। मान लीजिए मैंने लिखा =y, अब मैं लिख सकता हूं। अब आप पहली चीज सीखिए, पॉइंट क्या है? पॉइंट टेकन है कि अगर आप कभी भी कंपेरेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो सिंगल पार्टी पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। सिंगल पार्टी का मतलब समझे आप? अगर किसी ने a बाई b लिख दिया और कहा इस पे कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो आपको मना करना आना चाहिए कि नहीं साहब इस पे नहीं लग सकता। फिर वो पूछेगा क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज इट इज अ रेशो। हमने रेशो में ये सब नहीं सीखा, हमने किस में सीखा? प्रोपोर्शन में सीखा। पहली चीज आपको जो आनी चाहिए, कहानी पकड़ में आई, ये a बाई b के इक्वल नहीं है, लेकिन हां ये दोनों a बाई b इज टू सी, a बाई b इज इक्वल टू c बाई d के सेट के इक्वल हैं। ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल है, सेट इक्वलेंट है आपस में, ये इसके इक्वलेंट नहीं है, ये इसके इक्वलेंट हो भी नहीं सकता, ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि इसमें a में b जुड़ चुका है, उधर a में b घट चुका है, तो ये अब पहले जैसा रेशो नहीं रहा, इसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल बदल गई ऑल टुगेदर, ठीक है। अच्छा मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह कि मैं जो एग्जांपल लगाने वाला था
है ना। मैं जो एग्जांपल लगाने वाला हूं, पहले आप वो करके दिखाएं, फिर इस पे थोड़ी और बहसबाजी करते हैं। मैं जो एग्जांपल लगाने वाला हूं वो ये कि अगर 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू y, देन अप्लाई, मेरे को अप्लाई करके दिखाओ CND। कर लोगे? देखें कैसे करते हैं आप। हो गया? हाँ भाई लगा लिया? हाँ बहुत ही छोटा काम दिया है। हो गया? नहीं हुआ? देखो पहली बात, अभी CND लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है, लेकिन क्या मानना पड़ेगा? y नहीं मानना पड़ेगा, y को y/1 मानना पड़ेगा पहली चीज। हाँ देखो यही मेरा क्वेश्चन था। पहली चीज ये समझो कि आपको इसको y की जगह क्या मानना पड़ेगा? y/1 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये प्रोपोर्शनेट में नहीं आएगा तब तक CND नहीं लगेगा। CND लगाने का मतलब होता है नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करना, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करते ही 10 की पावर माइनस x, और नीचे वाले को, नीचे वाला कौन है? 10 की पावर माइनस x, ऊपर वाले में से घटाते हुए दिखाना, ये होता है CND लगाना। उसी प्रकार से इधर नीचे वाला कौन है? 1, ऊपर वाला कौन है? y, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ो, बोलो क्या आएगा? y+1, नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाओ y-1, ये लग गया CND। ठीक है, तो जैसे आप CND लिखते हैं तो आपको इतना टाइम पास नहीं करना होता कि +1 करूं और -1 करूं। खटा, नीचे वाले को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, नीचे वाले को जोड़ा, नीचे वाले को घटाया, खत्म क्वेश्चन। कहानी पकड़ भाई? हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, राइट है? चलो कैसे? ठीक है, वो जो बात थी उस पूरी बात को भी एक छेड़ता हूं। इस पे अगर मैंने दोबारा CND लगा दिया, CND से शक्ल बिगड़ गई भाई की। CND पे दोबारा CND अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं CND अगेन लगाता हूं तो देखना जरा, ठीक है? CND अगेन अगर मैं लगाता हूं, अब नीचे वाला कौन है? 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x है। तो मैंने क्या बोला था? नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ो, फिर बटे में नीचे क्या? घटाओ। तो मैं अगर बाय द वे 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x में नीचे वाले को जोड़ता हूं, यही जोड़ना है, और अगर मैं नीचे वाले को घटाता हूं तो 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लिख लूं, है ना? और उधर भी ऐसा करूंगा। उधर जब करूंगा तो ऊपर वाला कौन है? y+1, प्लस में कितना? y-1, नीचे कितना? -y-1। क्या बात है? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लगता है आपको? 1 1 67, y से y 67, क्या बचा ऊपर? 2y अपॉन नीचे क्या बचा? 2, तो इट इज 2y/2। एम आई करेक्ट? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये और ये 67, क्या बचा? 10 की पावर x कितनी बार? तो 2 टाइम्स 10 की पावर x अपॉन नीचे 10 की पावर x, 10 की पावर x को कटेगा। ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट? ऐड। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 10 की पावर माइनस x, 67। क्या बचा? वही बचा जहां से चालू हुआ था। आया कि नहीं आया? मैं इसका मतलब ये कंप्लीट इसके बराबर है, ये कंप्लीट आपस में बराबर है। नहीं आया? आफ्टर 2 CND आई एम रीचिंग इट अगेन। हाँ, अरे वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो आप बिल्कुल एकदम प्यूरिस्ट जा रहे हो। इक्वल है माने सेपरेटली अलग अलग इक्वल हैं, दोनों कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन जब जब भी उठाएंगे तो ये दोनों वापस एक ही जगह पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे इक्वल नहीं है।
नहीं नहीं, वो नहीं है, वैसे इक्वल नहीं है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, इक्वल हैं बट दे आर सेपरेटली इक्वल। वहां पे मैं भी एग्री हूं, तुम प्योरिस्ट हो रहे हो बस, ये बात कह रहा हूं। तुम और सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, तुम ज्यादा सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ अरे ये तो बात हमारे को पहली लाइन पे, तुम्हारे पहले एक्सप्लेनेशन में बात समझ में आ गई थी कि तुम बिल्कुल बराबर बोल रहे थे, तो वहां पे मैंने किसी तरह को कोई रजिस्ट भी नहीं किया, है ना। हाँ भाई, कहानी क्या है, कहानी क्या है, ये पूरा सेगमेंट इसके बराबर है। इट इंप्लाइज दिस, इट इंप्लाइज दिस, ये इसके समान आ रहा है, राइट है। अच्छा फिलहाल मुद्दे की बात क्या, इस पूरी कहानी के दौरान में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुद्दे से भटके हम। जब भी सीएनडी अप्लाई करोगे क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करोगे और नीचे वाले को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, और वो एक साइड नहीं करोगे, दोनों साइड करोगे। अगर दूसरी साइड अवेलेबल नहीं है तो सीएनडी अप्लाई नहीं करनी है। बात नंबर 3 था, जो सीएनडी वैसे भी मुख्य मुद्दा नहीं था, ये तो मैंने पहली बार जिंदगी के अंदर सीएनडी पे एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल ही नहीं लेते हम, तो मानते हैं कि सीएनडी तो आता ही होगा। अच्छा, काम की बात नंबर 2, अगर कहीं पे भी सीएनडी लगा हुआ है और आपको नॉर्मल तक जाना है, जैसे ये शक्ल सीएनडी लग के आ गई, अब आपको अगर नॉर्मल शक्ल चाहिए तो सीएनडी पे दोबारा से सीएनडी लगा दो। बात समझ में आई? और नहीं तो थोड़ा सा अकल का प्रयोग कर लो। अगर कभी भी आपको शक्लें मिलती हैं सीएनडी वाली और आप सीएनडी लगाने से बचना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक भी है, सीधा इसे डिवाइड समझ लो और लिख दो ऊपर ऊपर का आंसर, ये डिवाइड बाई ये बराबर ये बाई ये, खत्म। अरे आंसर क्या था, इससे घूम करके कहां पहुंचे, यहीं तो पहुंचे, 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू y बाय 1। अब कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि अगर कल को किसी कोने पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखा दिख रहा है, तो सीएनडी लगने के बाद क्या मिलेगा, e की पावर x अपॉन इज इक्वल टू डायरेक्ट बीच में डिवाइड मार करके सीख जाओ। पॉसिबल नहीं है ये, इसके पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक पे चला गया दिल आपका। हाँ भाई, नहीं तो आंसर कितना होता था, 1, a इज इक्वल टू 1, 1/2, a इज इक्वल टू 1/2। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 आ गए तो 1 होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, और जब b से भी कट जाता a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 होता था। वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 होता था। हाँ, a इज इक्वल टू तो कैंसिल आउट होता था, a तो कैंसिल आउट होता, a बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर में घुस जाता है ना। खैर छोड़िए, उतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या है। ये तो बात समझ में आ गई आपको, प्रिंटिंग मिस्टेक को छोड़ दिया जाए तो दिल पे ना लिया जाए तो, है ना। चलो 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 अब आते हैं, है ना, सीएनडी से भी अलग चलते हैं, मजा आया, ठीक है। हालांकि पता है आपको, ये यकीन नहीं होगा, हम आज से 4 साल 5 साल पहले तक ये पढ़ाते भी नहीं थे सीएनडी वगैरह, ये मान के चलते ये तो 8, 9, 10 का टॉपिक कौन कराएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे को ऐसे बच्चे मिलने लगे जो 8, 9 पढ़ के नहीं आते थे ढंग से, तो फिर हमारे क्वेश्चन कर नहीं पाते थे, 11th में रोने लग जाते। तो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक चैप्टर इन्वॉल्व करा गया जिसमें सब बताया करते थे हम, भाई सीएनडी सीख लेना, तकलीफ आ जाएगी, नहीं तो जब हम सीएनडी बोलेंगे तो तेरा मुंह खुल जाएगा, ठीक है। अब आप देखते बता तो, हाँ या ना। अच्छा, अभी थोड़ा मेरे को शक हो रहा है आपकी शक्लों से, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक और पे आते हैं, पॉइंट नंबर 9, नाम है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या आपको पता है कि प्रपोर्शन के लिए 4 आदमियों का होना जरूरी है पर जरूरी नहीं है, जरूरी है पर जरूरी नहीं है। 3 आदमियों से भी काम चल सकता है, बस वो बोल दे कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि एबीसी वो 3 लकी आदमी हैं, ठीक है, दोज who are in continued proportion,
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर एबीसी वो 3 आदमी हैं जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसका भावार्थ ऐसे लिया जाता है कि किसी को चाहिए A is to B प्रोपोर्शनेट टू B is to C, क्योंकि लिखने के टाइम पे तो हमारे को 4 लिखने ही पड़ेंगे प्रोपोर्शन, नहीं तो बैठेगा कैसे। प्रोपोर्शन तो होता है A is to B is to C is to D, लेकिन अगर ABC 3 आदमी हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें लिखना ऐसे पड़ेगा। लेकिन सर अगर ऐसे लिख दिया तो सुनो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उल्टा यहां से एक और रैंक बढ़ जाएगी आपको याद रखने के लिए। तब आप कह सकते हो कि A by B इजकल टू क्या दिया गया? B by C, और इनडायरेक्ट वे में आप समझ गए कि B स्क्वायर इजकल टू AC हो गया। राइट है, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहां से आगे चलें बस। दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी आगे आता हूं और इसी जगह पहुंचूंगा, है ना, बिल्कुल आपके मन की इच्छा तक पहुंचाऊंगा। हाँ भाई, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी हो गया, क्या बच गया? हाँ भाई, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, उसका हमारे काम का टाइटल यही है ना, इतनी दूर तक में। सीएनडी थोड़ा बहुत काम का है, और ये तो मेजरली काम में आने वाला, मतलब मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका नाम है के मेथड। के मेथड क्या कहता है? के मेथड कहता है कि अगर आपके पास में A by B is to C by D is to E by F करके एक के बाद एक लगातार कई लोग सिमिलर प्रोपोर्शन में बराबर बराबर में बैठे हैं, ठीक है, देन दिस इज ऑल कैन बी इक्वलेंट टू K। तो आप ये सब K के बराबर कह सकते हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो A इजकल टू B K, C इजकल टू D K और E इजकल टू F K आप यूज कर सकते हैं। राइट है भाई? अच्छा, अब काम की बात क्या है? जहां आप यूज करते थे तो कहां यूज करोगे वो भी सुनना, वही तो काम का है। ये कहता है कि अगर बाय द वे, पहले कहानी तो सुन लो पूरी, आप एक साथ में लिख लेना ये तो, है ना, क्योंकि कहानी बड़ी रोचक अब चालू हुई है, तो ढंग की बात करने का टाइम तो अब आया। पहली बात तो तीनों अगर बराबर हुआ हो, माने एक से ज्यादा बार बराबर के साइन हो, तो इक्वल टू के लगाना पक्का है, लगाएंगे। राइट है? और उससे चाहेंगे तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो, है ना। बट ये बात काम की नहीं है। काम की बात तो यहां पे भी है कि अगर जैसे A by B इजकल टू में दे रखा हो, C by D इजकल टू में E by F दे रखा है, राइट है, तो आप जो भी ऊपर दिया है और जो भी नीचे दिया है, जो भी न्यूमरेटर में दिया है और जो भी डिनोमिनेटर में दिया है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कर सकते हैं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इनके बराबर आता है। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये कि आपके मन में आ गई कि सर जो भी न्यूमरेटर में है ना, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे, और जो भी डिनोमिनेटर में सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? मैंने कहा अगर तूने ऊपर वाले को जोड़ा तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस E, और नीचे हो जाएगा B प्लस D प्लस F, एंड दिस इज ऑल इक्वलेंट टू इसके। ये सब आपस में बराबर होंगे। और सर अगर बाय द वे मैंने ऐसे जोड़ने के बजाय ऐसे किया होता सर, कि जैसे मैंने ये A प्लस 2C प्लस 3E किया होता, और नीचे भी अगर मैंने B प्लस 2D प्लस 3F किया होता, तो मैंने कहा तो भी बराबर होता। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन बोली है, मैंने कहा कि अगर बाय द वे एक से ज्यादा चीजें अगर प्रोपोर्शनेट में हो, तो वो हमेशा अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के भी प्रोपोर्शनेट में होती हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब डिग्री नहीं बढ़ाई। हाँ, अगर आप जैसे मान लीजिए आपके मन में आ गया कि मैं ये लिखने की बजाय इसको थोड़ा गंदा लिखना चाहता हूं, तो आप इसे गंदा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपके मन में आ गया, इसको अगर देखा जाए तो मैं लिखता हूं XA प्लस YB प्लस ZC। कोई बताएगा नीचे क्या लिखूं? कुछ गड़बड़ कर गया, X C और E। अब बोलो, नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती। बोलो नीचे क्या लिखूं? XB प्लस YD प्लस ZF। ये सब इक्वलेंट है, ठीक है। अभी इसका घातक रूप और लेकर आता हूं, लेकिन पहले यहां तक की बात, रुको। यहां तक की बात से पहले शंका, ये तो मैंने बोला, अब मन में सवाल पैदा हुए कि नहीं साहब कैसे आप कैसे इक्वलेंट कर रहे हो, कैसे कह रहे हो? मैंने कहा बोल किसको पक्का करना है? सर नीचे वाले को, बीच वाले को, ऊपर वाले को, किसको पक्का करूं? बीच वाले को। श्योर है?
है ना। किनारे वाले को भी कर सकता हूं, आप बोलोगे जिसको पक्का कर देंगे अपन, किसी को लास्ट वाले को, चलो मैं इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, है ना। फिर तीसरा आप कर लेना। जैसे मान लीजिए नीचे वाले पे शंका पैदा हुआ, एक्स की जगह एक्स लिख दूं, चलेगा? बोलो ए की जगह क्या लिखूं? बीके। ए की जगह क्या लिखूंगा? लिखता हूं नहीं, तो ए की जगह लिख देता हूं बीके, राइट है। अच्छा वाई सी की जगह क्या लिख दूं? डीके लिख दूं, क्योंकि सब तो के बराबर ही, प्लस में जेड इंटू में ई की जगह एफ के, और होल डिवाइड बाई नीचे वाले को चुपचाप बैठा रहेगा, एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। क्या ख्याल है? ऊपर से क्या कॉमन आया? के। अंदर क्या बचा? अंदर के कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है? एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, जो कि नीचे वाले से कैंसिल आउट होके क्या छोड़ गया? के। और ये तीनों आपस में ऑलरेडी किसके बराबर थे? के बराबर तो थे ही थे। नहीं आया अभी भी? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? और अगर आपको ये कहानी पकड़ में, हम बीच वाले की कहानी पे बात करते हैं। करूं? ए की जगह लिखूं, बोलो? बीके प्लस 2 डीके, है ना भाई, और प्लस 3 एफ के लिख दो। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? जल्दी बोलेंगा, बोलो बोलो, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? के। अंदर क्या बच रहा है? बी प्लस 2डी प्लस 3f, और नीचे ऑलरेडी बी प्लस 2डी प्लस 3f। कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचेगा? के। और के किसके बराबर है? इन तीनों के, इसीलिए ये तीनों इसके बराबर है, ये तीनों इसके भी बराबर है। क्या प्रूव्ड है? हाँ या ना, है ना। अभी पहले यहां तक लिख लो, फिर इसका एक थोड़ा डिग्री वाला फॉर्मेट पे भी आता है, राइट है। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करे मत, लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं ना अभी तक अपने, जो बोला वो तो अब लिखने का टाइम आया, ठीक है। लिखेगा, ठीक है। हेंस, यहां तक अगर आपने लिख लिया तो लिखेगा, लिख लें पहले आप यहां तक। करे मत। Hence it can be stated, hence it can be stated that, hence it can be stated that each ratio A by B, C by D and E by F is equal to their linear combination, their linear combination, ठीक है। each ratio can be equivalent to their linear combination, ठीक है। implies A by B is equal to C by D is equal to E by F is equal to, ठीक है ना, XA प्लस YB प्लस ZC अपॉन, और क्या लिख रहे हैं यहां पे कितना? C, और यहां E, और यहां पे कितना? XB प्लस YD प्लस ZF, ठीक है। इसी के अंदर C पॉइंट भी जरूर लिख दीजिएगा। सिमिलरली A by B is equal to C by D is equal to E by F is also equivalent to, मैंने जो बोला था वही बात, x a की पावर 1 अपॉन n प्लस y c की पावर 1 अपॉन n प्लस e f की पावर z f की पावर 1 अपॉन n अपॉन, ठीक है। कुछ गलती हो गई?
ए सी ई ई की पावर 1 अपॉन एन, राइट है। अच्छा, एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन की होल पावर एन। माने अगर बाय द वे आपकी इच्छा हो ना लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं खेलना, मुझे मैं तो डिग्री में खेलना चाहता हूं उनकी, तो भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये इसके बराबर है या नहीं के लिए प्रूफ का जिम्मा आपको देने वाला हूं, बशर्ते क्या आप पहले मेरे को बता के जाओ कि आप ए की जगह क्या लिखोगे, बीके, सी की जगह डीके और जेड की जगह सॉरी ई की जगह एफ के। फटाफट रख के देखो और मेरे को चेक करके बताओ क्या ये बराबर है क्या नहीं है। मेरे को बस ये देखना है कि आप अपनी तरफ से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं छोड़ते। बना लिया ना सभी लोगों ने अपनी तरफ से। एक यही तो छोटा सा क्वेश्चन करने को दिया है मैंने आपको, इसमें प्रूफ क्या करना था, बाकी तो गलती जो हो रही है वो एरर ही तो दूर करनी है। हाँ साहब, एक्स की जगह एक्स पावर में एन की जगह एन कर रहा हूं, जरा समझना। ए की जगह आप क्या रखवाने वाले हो, बी के। तो जब आप बी के रखोगे ना तो ये बी के की होल पावर 1 अपॉन एन होगा, गलती नंबर 1 जो आप कर सकते हैं, प्लस वाई, ठीक है ना, सी की जगह डी के की पावर 1 अपॉन एन प्लस जेड की जगह जेड और ई की जगह एफ के की होल पावर 1 अपॉन एन, और नीचे की तरफ पावर में 1 अपॉन एन, और नीचे की तरफ कितना एक्स डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस में जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन। अब काम की बात सुनिएगा, के की पावर, ध्यान है ना, इस के की पावर कितना 1 अपॉन एन, यहां पे भी के की पावर 1 अपॉन एन, यहां पे के की पावर 1 अपॉन एन, कॉमन ले लूं। अगर मैंने के की पावर 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, राइट है, तो अंदर ही अंदर इसी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन, एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस यहां से क्या बचेगा, आप पहले बताओ सही क्या बचेगा, क्या वाई डी की पावर 1 अपॉन एन। भाई अपने को काम तो पूरा करना है ना, कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिन्हें नहीं पता ये सब। जेड एफ की पावर 1 अपॉन एन है ना, और पूरे की पावर कितना एन, और नीचे की तरफ एक्स बी की पावर 1 अपॉन एन प्लस में वाई डी की पावर 1 अपॉन एन प्लस में जेड एफ की पावर एन, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे कैंसिल आउट होगा फाइनली एन अभी भी बचा है, ये बच गया कितना, के की पावर 1 अपॉन एन की होल पावर एन। किसी को पता है ये क्या होगा, फाइनली कितना बच गया, के, और हर रेशो किसके इक्विवेलेंट था, के। इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। कहानी पकड़ में आई। ये थोड़ा डरावना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ और ये मान के चलो कि हमारी शीट में 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन इसका है, बाकी इसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है। सिर्फ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पुराने 8वीं 9वीं के कोई काम बचे हुए हैं जिनको हम कर रहे हैं। हाँ रेशो में, प्रोपोर्शन में। नहीं मत करो, घूम जाएंगे अपन, और कुछ नहीं होगा, हासिल भी नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। अच्छा तो ये सब किसके इक्विवेलेंट आ गया, के। कहानी कहां लेके जा रहा था मैं, तो अगला टाइटल क्या था। हाँ भाई काम की बात करें, कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो गया हमारा, है ना। एक आधी क्वेश्चन करते हैं। आओ नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि अगर मैं आपको बता दूं कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल टू z plus x is upon 4, then find x is to y is to z, right है, x is to y is to z, ठीक है।
पहली चीज जो है, मैंने आपको एक बात पक्की कर देनी है, एक से ज्यादा बार इक्वल देखते ही मेरा हाथ ऑटोमेटिकली इक्वल टू के लिख देता है। ऑटोमेटिकली, कि जैसे मैं देखता हूं, अरे ज्यादा बार बार कर देगा ये, है ना, जैसे इक्वल का साइन देखता हूं, 2 से ज्यादा बार देखा, देखते ही इक्वल टू के चिपक जाता है। और जैसे ही मैं के देखता हूं, हाथों हाथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के तीन इक्वेशन आ जाती हैं। 2k, y प्लस जेड इजिकल टू कितना 3k, और z प्लस एक्स इजिकल टू कितना 4k। लो साहब, आगे पकड़ में आते ही मैं आपको एक और बात बता सकता हूं, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप में से कई लोग अचानक ये सोच सकते हैं। पहला बताओ, ये बात सही है क्या गलत है? क्या कहते हो आप? अरे देखो ना, क्या किया है मैंने बताया नहीं मैंने क्या किया है। पहली बात, ये लाइन कैसे आई पता चला? कैसे आई? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 की से गुणा करी, फिर 3 की करी, फिर 4 की करी, 3 इक्वेशन आई, फिर क्या किया? ये कैसा आया? ऐड किया। अरे इन सबको ऐड करोगे ना, 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है, ठीक है। तो कितने लोग इस बात के लिए राजी हो गए कि फाइनली मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9k/2 हो गया? ये 2 कैसे आया? वहां से नीचे, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि मेरे पास x प्लस वाई भी तो पड़ा है? कितना पड़ा है? 2k। कहां पड़ा है? ये रहा। क्या करूं? घटा दूं? अरे मैं घटा दूं क्या भाई? बोलो ना, क्या बचेगा? अरे क्या बचेगा बताओ ना, इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा? z। तो इधर भी तो घटाना पड़ेगा। कितना? 5k/2। बहुत खूबसूरत। क्या मेरे पास z आया कि नहीं आया? अच्छा, लेकिन अगर बाय द वे मैंने सोचो x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मेरा कितना था 9k/2 था, उसमें से x प्लस वाई घटाने के बजाय y प्लस जेड घटा दिया होता, तो y प्लस जेड इजिकल टू 3k है। अगर मैंने घटा दिया होता तो क्या बचता बताओ? लेस करते ही x बच जाता कि नहीं बच जाता? ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। x इजिकल टू कितना बचता? घटाने पे 9k/2 माइनस 3k, और कितना 3k/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आता है कि सर इसे भी घटा दिया, इसे भी घटा दिया, तो एक के ऊपर कहे अत्याचार कर रहे हो? कौन? y प्लस जेड प्लस एक्स। तो कितने लोगों को लगता है कि सर अत्याचार करे बगैर डायरेक्ट y बोल दो? y इजिकल टू कितना हो जाएगा 9k/2 माइनस 4k उर्फ k/2। कितने लोगों को लगता है कि x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो x इज टू वाई इज टू जेड इजिकल टू क्या होगा? कितना है? 5k/2 इज टू भाई सॉरी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3k/2, राइट है। y की वैल्यू कितनी है भाई? y की वैल्यू k/2, और z की वैल्यू कितनी है? 5k/2। क्या ख्याल है? 2 2 2 हटा दो, तो आंसर कितना हो गया? 3:1:5। आए कि नहीं आया? एज इजी एज दैट। कर सकते कि नहीं? तुम लोग क्या बातें करते रहते हो? क्यों टोक खाने का काम करते हो? लड़कियां करती हैं ऐसे बातें, अच्छा तो नहीं लगता है ना? हाँ भाई, आ गया? हाँ, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन है, ये कॉपी हो गया ना? नहीं, मैं जल्दी में नहीं रहना चाहता, कर लो आप पहले, हम तो बातें कर लेंगे इधर उधर की। बकवास, बहुत बड़ी गलती कर दी। इफ वी हैव, ठीक है, a/b इक्वल टू c/d, बस काम की बातें कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं उतना टाइम आपको वापस दे दूंगा, आप चिंता मत करो, भगा करके आपको। a² प्लस b² अपॉन में c² प्लस d² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दोगे? ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शंस भी है मेरे पास में। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी अपॉन में c प्लस डी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन c माइनस डी, और चौथा ऑप्शन है ए बी अपॉन सी डी, राइट है, ए बी अपॉन सी डी। वो देख लेंगे अपन, ए बी अपॉन सी डी। हाँ भाई, अब लफड़ा क्या है, पता कैसे चले, चालू कैसे करूं? अरे मैंने कहा चालू करने का मतलब समझो आप, रेशो दे रखा है
a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आपका पहला कर्म बनता है कि आप इक्वल टू के तो मान ही सकते हो। फिर आपको पता चल गया यहां से a की वैल्यू कितनी होगी बी के और c की वैल्यू कितनी होगी डी के, हुई कि नहीं हुई। अब आपको ये पता चल गया कि जो एक्सप्रेशन वो दे के बैठे हैं वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो आप a की जगह कितना लिख दोगे बी के, तो यहां पे आपको पकड़ में आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। सी की जगह कितना, सॉरी बी की जगह, सी की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकंड, क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस बी स्क्वायर, नहीं कुछ नहीं कर सकते तो छोड़, खराब क्यों करें, चलते रहता है क्वेश्चन। बी स्क्वायर, सी की जगह कितना डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में कितना डी स्क्वायर, यही हुआ राइट है। कितना लोगों को लगता है ऊपर से क्या कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बचा, बहुत ही बढ़िया। और नीचे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, यही हुआ ना भाई। तो क्या लगता है ये दोनों तो कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, बोलो ना क्या हो गया आंसर, डी स्क्वायर बाई, अच्छा अब आप एक और बात बताओ, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही हुआ ना भाई। कितने लोगों को लगता है कि बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का मतलब बी बाई डी इंटू बी बाई डी है, तो कितने लोगों को लगता है कि सर एक बी बाई डी को तो छोड़ दो और एक बी बाई डी को ए बाई सी लिख लो। एक बी बाई डी को ए बाई सी कैसे लिख सकते हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि क्या मैं इसे ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी लिख सकता हूं कि नहीं, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो फाइनली आंसर कितना हो गया ए बी अपॉन सी डी, बोलो हाँ या ना। तो आंसर कौन सा हुआ, डी, बैठ गया। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, 8, 9, 10 की चीज है, ठीक है। एक और, चलो, जमीर को चोट लगती है ना, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी पता है। अरे क्वेश्चन बिल्कुल भी भारी नहीं है। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोलता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं, बताना, ठीक है। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ऑफ द रेशो इफ x अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी ये x अपॉन ए अपॉन ए बालक ने गलत लिखा, a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू b अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस b। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नहीं नहीं नहीं, हर रेशो की वैल्यू कितने बराबर है ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, इसका वैल्यू या इसका वैल्यू या इसका वैल्यू किसी का भी 1/2 बराबर है, बराबर है। क्या मेथड लगाया, गुड। देखो मैं बताता हूं कितना सिंपल है, मैंने आपको जो जो सिखाया उन पे नजर रखो बस। यह दे रखा है बी अपॉन में कितना सी प्लस डी और इजिकल टू में कितना सी अपॉन ए प्लस बी, ये दे रखा है ना। मैंने आपको सिखाया है कि एक से ज्यादा रेशो तो के का यूज करो, या मैंने आपको ये भी सिखाया है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऊपर ऊपर वाले जोड़ दो, वैसे ही नीचे नीचे वाले जोड़ दो, ये भी तो सिखाया है। अगर आप नीचे नीचे वाले जोड़ोगे तो आप में से किसी को अगर बुरा ना लगे तो हर चीज 2 बार आ जाएगी, तो 2 टाइम्स कितना a प्लस बी प्लस सी, और जैसे आएगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर विल बी 1/2। नहीं आया, कितना सिंपल है। क्या बोला मैंने, या तो इक्वल टू के करो या ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं इसको ऐसा ही, इसको 2 बार, इसको 2 से गुणा करके और इसको 3 से गुणा करके जोड़ सकता था, नीचे भी करता,
जो ऊपर कर रहा हूं इसको सिंपल रखता, इसको 2 से गुणा करता और इसको 3 से गुणा करता और जोड़ देता। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अच्छा, मैं इसको 1 से गुणा करता, इसको 5 से करता और इसको 3 से करता। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? जोड़ देता नहीं? याद है ना, जो ऐसा करना होता है ना, इसको 1 से गुणा करा, इसको 5 से गुणा करा, इसको 3 से गुणा करा और जोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, उसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और वही तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है, नहीं है? वही तो है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, एनीवे अभी तक का टॉपिक ये जो था ना, बिल्कुल भी है ना ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे अपन बात कर सकें। फिर भी अगर भाई आपको इसके क्वेश्चन करने हैं तो मैं अलग ही बुक लेके आया था, लेकिन शायद गलती से मेरी कार में रह गई है। ठीक है, हॉलैंड नाइट की किताब आती है साहब, कितनों के पास है? हाँ, तो फिर सबके पास नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। हॉलैंड नाइट, ठीक है, क्या टैब में दिए? हॉलैंड नाइट दिए क्या? टैब कितनों को मिल गया? अच्छा, ये भी तो 2-3 को ही मिला है, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब आते हैं मुद्दे की जगह। ये यहां से अपना एरिया चालू, ठीक है। अब आए अपन 11th में। अब आप विधिवत 11th में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम चालू हो जाएगा लॉगरिथम। ठीक है साहब, ठीक है। जॉन नेपियर, ठीक है साहब, एक बहुत ही औसत दर्जे का बंदा था, मैथ से बुरी तरह चिढ़ता था। 17वीं शताब्दी की बात है, ठीक है, 17th सेंचुरी, जिन दिनों हम लोग यहाँ पे तलवारें टनटना रहे थे, औरंगजेब लोग, ठीक है, उन दिनों की बात है। वो इंग्लैंड या उधर के आसपास के इलाकों में, यूरोप में, ठीक है, क्लासेस में पढ़ने जाया करता था। मैथ से विशेष तौर पर चिढ़ता था, और खास तौर पे उन क्वेश्चन से जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, गुणा भाग, उनसे तो बहुत ही बुरी चिढ़ता था। ठीक है, तो उसने बचने के लिए कि इस कैलकुलेशन को इतना इरिटेटिंग क्यों बना रखा है, जब भी मल्टीप्लाई करता हूं, ऐड करता हूं, लेस करता हूं, इतना इरिटेटिंग क्यों है, डिवाइड करना इतना इरिटेटिंग क्यों है, उसने खुद ने बैठे बैठे कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की सोची, और उस शॉर्ट ट्रिक बनाने के चक्कर में लॉगरिथमिक टेबल उसके हाथों तैयार हो गई। ठीक है, और ये लॉगरिथमिक टेबल तैयार होने का वजह क्या थी? ये क्या करता है ये चैप्टर करता क्या है? ये चैप्टर एक्चुअल में उसको नफरत थी गुणा करने से, लेकिन उसे आसान लगता था ऐड करना। उसको डिवाइड करने से नफरत थी, लेकिन आसान लगता था माइनस करना। उसे लगता था सब चीजें प्लस माइनस में क्यों नहीं है, जोड़ घटाने में काम क्यों नहीं चलता, ये कहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चीजें आ गई। ठीक है, तो उसने जानबूझ करके कुछ ऐसी ट्रिकें बनाई जो क्या करती थी, प्रोडक्ट को माने मल्टीप्लाई को ऐड में बदल देती थी, और डिवाइड को माइनस में बदल देती थी। समझ रहे हैं? और उसकी बनाई हुई चीज इतिहास में पढ़ी गई, उसकी बनाई हुई ट्रिकें चैप्टर बन गई, जिन्हें लॉग नाम का चैप्टर दे दिया गया। ठीक है, एक तरह से यूं सोचो कि किसी बच्चे ने अपनी ही क्लास की बीमारियों से परेशान होकर के, इस साले मेरे को बहुत पिटाते हैं, ठीक है, एक चैप्टर बना डाला। बताओ, छोटी बात है, ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, ये चैप्टर क्या करता है, मल्टीप्लाई को किसमें बदलता है, प्लस में, और डिवाइड को किसमें बदलता है, माइनस में बदल देता है। ठीक है, अच्छा करता क्या है, कैसे काम करता है, वो भी बता देता हूं। पहले बेसिक समझा देता हूं, सीन क्या है। एक्चुअल में क्या है ना, जॉन नेपियर ने हर चीज के बारे में ये चीज जान ली थी कि हर चीज की हर किसी भी नंबर को डिग्री में दिखाया जा सकता है, डिग्री में दिखाया जा सकता है। जैसे मैं आपका एक अच्छा नंबर ले लेता हूं जिसको आप जानते हैं, जैसे मुझे 36 को दिखाना है, 36, तो मैं इसकी डिग्री में कैसे दिखा सकता हूं, मैं इसे 6 की पावर 2 करके दिखा सकता हूं। ये तो डिग्री में दिखाना होता है ना, इसमें ये तो डिग्री होती है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो ये जो एक्सपोनेंट है, यहां का एक्सपोनेंट 2 है, इस कारण से ये जो 36 है ना, इसको 36 को सॉरी जो 6 की पावर 2 है उसको 36 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल लिया।
कैसे बदल लिया? उसने किसी चीज को ऐसे लिखा कि मैं इसे लिखता हूं log 36 बेस 6 और इजिकल टू 2, ठीक है। और कैसे सोचा उसने, अपने दोस्त को कैसे समझाया होगा? ऐसे समझाया होगा कि तू जरा उल्टा सोच, तुझे ये तो पता है कि 6 की पावर 2 36 होता है, तू ये सोच कि अगर मैं 36 के नीचे 6 लिख रहा हूं तो तेरे को ये सोचना है कि 6 की कितनी पावर 36 है, 6 की कितनी पावर 36 है, तो 6 की 2 पावर 36 है, 6 की डिग्री 2, डिग्री ऑफ 6, when degree of 6 becomes 2 then answer will be 36, राइट है। तो इफ आई विल राइट log 36 बेस 6, इसका मतलब ये है कि आई एम सीकिंग फॉर अ डिग्री, ठीक है, सीकिंग फॉर अ डिग्री विच गिविंग मी 36 बाय 6। मैं ऐसी डिग्री की तलाश में हूं जो मुझे 6 से 36 तक पहुंचा दे। तो 6 से कितनी डिग्री मुझे 36 से पहुंचा देगी? 2, क्योंकि 6 की पावर 2 36 होता है। तो आप में से कितने लोग समझ गए कि हर बार ये, ठीक है, आंसर है, ये वो बंदा है जिसकी डिग्री लगनी है, और इधर जो आएगा वो कौन है? डिग्री है, एक्सपोनेंट है। क्या आप ये बात समझ पाए? अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि अगर कोई नंबर 36 को ऐसे लिखता है या ऐसे लिखता है, एक ही बात है, क्योंकि वो बात 36 के बारे में कर रहा है, राइट है। तो उसने यहां से एक चीज और डिराइव कर डाली कि अगर कल को a की पावर x इजिकल टू n होता है, क्या होता है? a की पावर x इजिकल टू n होता है, कहने का मतलब a की डिग्री x है जो कि क्या दे रही है? n। तो उसको अगर उसे log में लिखना है तो वो कैसे लिखेगा? log कि n की ना n की नहीं, a की कितनी डिग्री n है, तो आंसर आएगा x। ये बात आप समझ पाए? ठीक है। अच्छा, अपने टाइम में जहां हम लोगों ने ये वाली बात समझी, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल हवा नहीं लगी, लिटरली बता रहा हूं, बिल्कुल हवा नहीं लगी, हवा ही नहीं लगी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ना जब तक टीचर बोलता था डायलॉग समझ में आता था और मेरा मुंह से जवाब निकलता था, लेकिन जब मैं खुद बैठ के अकेले में पढ़ता था मुझे हवा ही नहीं लगती थी, ठीक है। फिर मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया कि बेटा लॉग जो होता है इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अरे नेपियर अकेले थोड़ी दिमाग वाला बंदा था, हिंदुस्तान में तो घर घर में भरे पड़े नेपियर, हर जना अपने लिए एक छोटा रास्ता ढूंढता है कि आंसर आ जाना चाहिए बस, ठीक है, आंसर तो पहुंचने के छोटे रास्ते। तो हमने भी जब ये सुना तो हमें हवा ही नहीं लगी कि भाई उसकी ट्रिक है वो जाने, ठीक है, हम कहां से जान ले, हम तो सुन रहे थे चुपचाप, टीचर की हमें मिला लेते थे। फिर बाद में जैसे पता चला लॉन्ग का ग्राफ ये है, बस उस दिन से समझो मैंने 100% इस नेपियर से भी छोटी एक रास्ते बना डाले, है ना, बहुत ही साधारण से। और अपने तो सारे रास्ते कहानियों में चलते हैं, हमें ही पता चला लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, और हमारी दुनिया में ऐसे रहने वाले सारे लोग बूढ़े होते थे, तो हमारे लॉग का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा ग्राफ। और अगर लॉग का ग्राफ अगर बूढ़ा ग्राफ हो गया तो सोचो जरा कि अगर बाई द वे किसी ने मुझे ये कह दिया कि log x बेस a इजिकल टू n है, सुनना, उससे मतलब नहीं मैंने वहां क्या लिखा, मैं यहां से सही जगह तक पहुंच सकता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने दे रखा है, ये भी जो दिया है उसी तक देख के चलता हूं, log n बेस a इजिकल टू x दे रखा है, तो मैं वापस उल्टा कैसे जाऊंगा वो सिखाता हूं। मैं कैसे गया, हमने समझा कि बूढ़ा जो होता है उसे डंडे की जरूरत होती है चलने के लिए, और हमारी इंग्लिश की टीचर ने उन्हीं दिनों बताया था कि लॉग्स का मतलब पेड़ के तने होते हैं, लट्ठा, हाँ या ना, और वही सूखने के बाद में लकड़ी बन जाते हैं, और लकड़ी की जरूरत बूढ़े को होती है, इसका मतलब ये लकड़ी है। हम लॉग की हिंदी ढूंढते फिर रहे थे, लॉग माने हिंदी में क्या होता है? लकड़ी होता नहीं है, हमारी दुनिया में लकड़ी हो गया। तो ये जब तक डंडा है तब तक एन बूढ़ा है, क्योंकि इसके आगे लॉग लिखा है, और अगर ये बूढ़ा है, ये सॉरी ये बूढ़ा है और ये डंडा है, तो जो चरणों में बैठा है, जो नीचे बैठा है वो कौन है? चरणों में बैठता कौन है? नौकर। कौन बैठता चरणों में? नौकर। इसका मतलब ए कौन है? नौकर है। अगर ये नौकर है तो इधर की तरफ कोई नौकर नहीं है, क्योंकि इसके चरणों में तो कोई बैठा ही नहीं है, ये यंग है, ये यंग है और इसके पास कोई नौकर भी नहीं है। अब सुनो, लेकिन अगर भाई जो नौकर किसी बूढ़े का मालिक, मतलब नौकर का मालिक अगर बूढ़ा है तो नौकर की तो आफत हो गई। कैसे आफत हो गई? क्योंकि नौकर को ये पता चल गया
कि नौकर को क्या पता चल गया, वो सुनना, नौकर को पता चला यार बूढ़ा बहुत पकाता है यार, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। देख तेने पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, ये चाय के कप पड़े हैं, ठीक है, आया था तो देख दरवाजा क्या कहते हैं गंदे पैर से आ गया है, तेरे को घर संभालना नहीं आता क्या, मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा हूं पीछे बैठ करके, तेरे को सुनने में नहीं आ रहा। जान ले रखी बेचारा नौकर की, तो नौकर उम्मीद में है कि किसी दिन ये लकड़ी गिरेगी और एक रात ये लकड़ी गिर जाती है, समझ रहे, एक रात ये लकड़ी गिर जाती है। गिरते ही भाई नौकर जो है भागता है, ठीक है। कहां भागेगा बेचारा, इधर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो किधर भागेगा, इधर, क्योंकि इसके पास नौकर नहीं है। और जाके क्या कहेगा, भाई साहब मुझे नौकरी दे दो, तो एन रह जाएगा अकेला, और ये इसके चरणों में बैठ जाएगा, और चरणों में बैठते कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आगे से हम ये बकवास नहीं करेंगे, आगे से हम सीधी सीधी बात करेंगे। आप बताओ कि अगर मुझे किसी ने दे दिया 3 की पावर 3 बेस 4 इक्वल टू एक्स, तो कितने लोगों को पता है जैसे ही लकड़ी गिरी 4 की पावर एक्स इक्वल टू 3 दिखा आपको, हाँ या ना। अच्छा, कितने लोगों को यह समझ में आया कि कल को अगर log ऑफ a बेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिख रखा है, ठीक है, और ये लकड़ी गिरी तो a इज ग्रेटर देन x की पावर, x किसके चरणों में बैठेगा, 0 के, तो x की पावर 0, तो a इज ग्रेटर देन, क्या वो कहानी पकड़ में आ गई, हाँ या ना। ये लकड़ी गिराना आ गया, हाँ या ना, आसान है। बाकी अपन कल चर्चा करते हैं।